नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत ने चीन के हॉटन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने पर दर्ज कराया कड़ा विरोध। तथाकथित काउंटी के कुछ हिस्से आते हैं लद्दाख में। नागपुर हिंसा के सिलसिले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे नागपुर। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। इजराइल की सेना गाजा में अंदर तक घुसी। गाजा के एकमात्र कैंसर अस्पताल को बनाया निशाना। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद अब तक 600 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। आईपीएल का 18वां संस्करण आज से होगा शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन के हॉटन प्रांत में नए काउंटी बनाने पर कूटनीतिक माध्यमों से गंभीर विरोध दर्ज कराया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस बात से भी अवगत है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान दे रही है ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति दी जा सके और साथ ही भारत की सामरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। नागपुर हिंसा के सिलसिले में 10 किशोर भी हिरासत में ले गए हैं। इस हिंसा को लेकर 3 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने का फैसला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद पहली बार कल देर शाम नागपुर पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नागपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि आज मीडिया से मिल सकते हैं और शहर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। और इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागपुर हिंसा के दिन सोशल मीडिया पोस्ट पर अधिक प्रभावी तरीके से नजर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पुलिस को ये पता लगाने में मदद मिलती कि क्या योजना बनाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि खुफिया स्तर पर कोई विफलता थी। फडणवीस ने कहा कि पुलिस की प्रतिक्रिया उचित थी और ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपर्याप्त थी। नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आईं। ये हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हजारों करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं और इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों पर तलाशी भी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं।
नोएडा में स्पोर्ट सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चैटग्रीन से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य पेशेवरों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित एक मंत्रालय स्तरीय समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे एंटीगुआ और बारबुडा के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि आज चिल्ला गांव में निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध कब्जा कर लिया है। ये पूरी तरह नामंजूर है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमणों को हटाया जाए। दिल्ली में घुसपैठ और अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ब्रिटेन के हिथरो एयरपोर्ट पर उड़ान फिर से शुरू कर दी गई है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट सबसे पहले पहुंची हिथरो एयरपोर्ट पटलैंड की। गुरुवार रात एयरपोर्ट के पास एक सब स्टेशन में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, जिससे सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं तुर्की के इस्तांबुल में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। प्रदर्शनकारी इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोगुल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और झंडे लहराए, तो वहीं कुछ ने जलते हुए मेटल कार्ट को पुलिस की ओर धकेल दिया। राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की में सड़क हिंसा या सार्वजनिक अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। खास बात यह है कि ये दोनों ही टीमें 2008 के बाद पहली बार आईपीएल का ओपनिंग मैच खेलने जा रही हैं। प्रतियोगिता के पहले संस्करण का ओपनिंग मैच भी इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया था। हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।